वो प्लानेट जिन जिन वैसे तो बहुत सारी चीज़ों को सिग्निफिकेंस, जुपिटर के बहुत सारे सिग्निफिकेंसेस हैं, काफ़ी सारे सिग्निफिकेंसेस हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं कहूँ सिग्निफिकेंस तो वो क्या है, एथिक्स एंड मोरालिटी। जुपिटर का जो सिग्निफिकेंस है ना उसमें क्या आता है, एथिक्स एंड मोरालिटी आता है। जुपिटर भाग्य का कारक भी है, विजडम का कारक है, जुपिटर प्रॉस्पेरिटी का कारक है, जुपिटर को प्रोटेक्टर कहते हैं भाई। क्यों, देखिए जुपिटर जो है ना वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट क्यों बन जाता है, क्योंकि एक तो कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स जुपिटर के पास में ही है, इसीलिए हम उसको अर्थ के लिए प्रोटेक्टर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितने एस्ट्रॉइड्स हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट है, एस्ट्रॉइड बेल्ट से जितने एस्ट्रॉइड आते हैं अर्थ की तरफ, जुपिटर पहले ही उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो सारे एस्ट्रॉइड जाकर के जुपिटर पे गिर जाते हैं। तो इसलिए जुपिटर को क्या बोलते हैं, हम प्रोटेक्टर बोलते हैं, कि जुपिटर प्रोटेक्ट करता है जहां भी ये बैठेगा ना चार्ट में। जहां भी ये बैठेगा और बैठने के बाद जहां भी दृष्टि डालेगा, ठीक है, उन जगहों को ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। देखिए जुपिटर के पास में तीन एस्पेक्ट होते हैं, फिफ्थ एस्पेक्ट, सेवंथ एस्पेक्ट और नाइन्थ एस्पेक्ट, है ना। इसके पास तीन एस्पेक्ट है, फिफ्थ, सेवंथ और नाइन्थ। देखिए स्पेशली, अब देखिए जुपिटर को ये एस्पेक्ट क्यों मिले। सेवंथ एस्पेक्ट तो सभी के पास होता है, जुपिटर को फिफ्थ और नाइन्थ एस्पेक्ट स्पेशल में मिला। तो जुपिटर को फिफ्थ और नाइन्थ एस्पेक्ट स्पेशल में क्यों मिला, इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा, है ना। अब देखिए, फिफ्थ और नाइन्थ जहां कोई प्लैनेट बैठता है, वहां से फिफ्थ नंबर का हाउस और नाइन्थ नंबर का हाउस जो आता है वो सेम डायरेक्शन में आता है। अगर आप देखो जैसे 159, 159 जो राशियां होती है कि नहीं, वो एक ही डायरेक्शन में आती है। ऐसे ही 216 एक ही डायरेक्शन में आती है, 3711 एक ही डायरेक्शन में आती है, और 4812 भी एक ही डायरेक्शन में आती है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जुपिटर जहां बैठा हुआ है, तो वो उस डायरेक्शन में बैठे हुए, यानी उस डायरेक्शन की सारी राशियों को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब जुपिटर का फिफ्थ एस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए सेवंथ एस्पेक्ट भी उतना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जुपिटर का फिफ्थ एस्पेक्ट और नाइन्थ एस्पेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी सबसे ज्यादा कौन इंपॉर्टेंट है, नाइन्थ एस्पेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाइन्थ वाला एस्पेक्ट, ठीक है। जुपिटर कुंडली में फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, नाइन्थ हाउस और इलेवेंथ हाउस का कारक ग्रह बनता है। कि जब अपन ने हाउसेस के कारक देखे, तो जुपिटर फर्स्ट हाउस का भी कारक होता है, सेकंड का भी होता है, नाइन्थ का भी होता है, इलेवेंथ का भी होता है। ये कारक है, कारक का मतलब वो उसको इफेक्ट तो डालेगा, है ना। तो हम जुपिटर को क्या कहते हैं, जुपिटर क्या है, ज्ञान का ग्रह है। हमारा जो नॉलेज है ना, वो हम किससे देखते हैं, जुपिटर से ही देखते हैं। देखिए लर्निंग हम मरकरी से देखेंगे, यानी सीखना और सिखाना, ठीक है, ये हम किससे देखते हैं, मरकरी से, बुध ग्रह से देखते हैं। लेकिन जो आपने सीखा है, सीखने के बाद में आपने क्या ज्ञान अर्जित किया है, जैसे अभी मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ, इसको हम मरकरी से देखेंगे। आप कुछ सीख रहे हो, इसको आप मरकरी से देखोगे। लेकिन सीखने के बाद में आपके पास में नॉलेज क्या आया, उस नॉलेज को आप किससे देखोगे, जुपिटर से देखोगे, है ना। तो जुपिटर को क्या कहा गया है, जुपिटर को ज्ञान का कारक कहा गया है और शिक्षा का कारक कहा गया है। तो जुपिटर के पास क्या है, जुपिटर के पास ना नॉलेज है। जुपिटर जुपिटर हम कहें कि चूंकि नाइन्थ हाउस का कारक बनता है ना, जुपिटर नाइन्थ हाउस का कारक है, तो जुपिटर सलाहकारी के लिए, यानी कि गाइडेंस के लिए, जुपिटर कौन है, गाइडेंस। जुपिटर इज गाइडेंस। आपके जीवन में जितने भी गुरु आते हैं या गुरु समान जो भी व्यक्ति हैं, उन सभी को किससे देखते हैं, जुपिटर से देखते हैं। जुपिटर कौन है, जुपिटर आपका धर्म है, आपका रिलीजन है। जुपिटर से पूजा पाठ देखते हैं, जितनी भी पॉजिटिव चीजें हैं, हमने कहा जुपिटर से देखते हैं। अब पराशर ऋषि ने देखिए जुपिटर के बारे में क्या कहा है, कि ये स्थान हानि करते हैं, स्थान हानि करते हैं। स्थान हानि का मतलब क्या है, जुपिटर कुंडली के जिस भी हाउस में बैठेंगे। अब इसको आप देखिए ना, इस एग्जाम्पल से समझिए कि जुपिटर ना जैसे गुरु है, तो गुरु क्या करते हैं, उपदेश देते हैं, गुरु अपने नॉलेज को शेयर करते हैं लोगों के साथ में। लेकिन क्या है, ये एक तरीके से ना आप जुपिटर को मानिए कि दिया है, दीपक की तरह है ना, दीपक की तरह है, एक दिए की तरह है ना। तो दिया क्या करता है, अपने आसपास तो उजाला कर देता है, लेकिन दिए के नीचे देखे तो क्या रहता है, अंधेरा ही रहता है।
दिया अपने आसपास तो उजाला करेगा, प्रकाश फैलाएगा, लेकिन अपने जहां बैठा हुआ है उसके ठीक नीचे तो आपको क्या दिखेगा, अंधेरा ही दिखेगा। इसलिए पराशर ऋषि क्या कहते हैं कि स्थान हानि करते हैं बृहस्पति। स्थान हानि का अर्थ क्या हुआ कि जहां बैठे हैं कुंडली में वहां की हानि करते हैं। लेकिन क्या वहां की हानि, किस प्रकार से वहां की हानि करेंगे? देखिए, इसको ना हम एक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं। हमने कहा क्या, जुपिटर एथिक्स और मोरालिटी के कारक है। एथिक्स और मोरालिटी, अब जहां भी जुपिटर बैठे हुए हैं, अगर आप उस हाउस को लेकर कुछ भी नेगेटिव एक्ट करते हैं या एथिक्स और मोरालिटी को मेंटेन करके नहीं रखते, तो फिर आपको उस हाउस से रिलेटेड नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, हमने एग्जांपल लिया, मान लीजिए जुपिटर सेवंथ हाउस में बैठे हुए। अब जुपिटर सेवंथ हाउस में बैठे हुए हैं तो सेवंथ हाउस किसका होता है? मैरिज का होता है। सेवंथ हाउस हमारे पार्टनर्स का होता है। सेवंथ हाउस हमारे बिजनेस का होता है ना? तो अगर हम अपने लाइफ पार्टनर के साथ या हमारे बिजनेस पार्टनर के साथ या हम अपने ही बिजनेस में एथिक्स और मोरालिटी को मेंटेन करके नहीं रखते, यानी ईमानदारी से नहीं चलते हैं, तो ये क्या करेगा? ये सेवंथ हाउस की चीजों का लॉस करेगा। यानी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम देगा, आपके बिजनेस में प्रॉब्लम देगा, या बिजनेस पार्टनर के साथ में प्रॉब्लम देगा। सेवंथ हाउस से रिलेटेड जितनी चीजें आती है उसमें क्या करेगा? प्रॉब्लम देगा। और फिर आपको टाइम के साथ में ये सिखा देगा कि आपके लिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है ना? जुपिटर ना कुंडली में बैठ के क्या करता है, एक्चुअली जुपिटर को क्या कहते हैं हम? देवगुरु। जुपिटर को क्या कहते हैं? देवगुरु। तो जुपिटर की बात कौन मानते हैं? जुपिटर की बात ना सूर्य भी मानेगा। क्यों? क्योंकि राजा किसकी बात मानता है? अपने राज्य का जो गुरु होता है। भाई हर राज्य का क्या होता है? एक राजगुरु होता है। तो राजा को भी राजगुरु की बात तो माननी ही पड़ती है। तो सूर्य भी बृहस्पति की बात को मानेगा। मंगल कौन है? सेनापति। हमने कहा मंगल भी किसकी बात को मानेंगे? बृहस्पति की बात को मानेंगे। ऐसा कोई प्लानेट नहीं है जो बृहस्पति की बात को मानने से इनकार कर दे। देवगुरु तो जितने भी देव ग्रह है, सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, बृहस्पति की बात माननी पड़ेगी। तो बृहस्पति क्या है? एक सीनियर प्लानेट है। ठीक है, बृहस्पति एक सीनियर प्लानेट के पर्सपेक्टिव से हम बृहस्पति को देखेंगे। ठीक है। अब देखिए बृहस्पति ना आपके चार्ट में जहां भी बैठा है, बस वहां से देख लीजिए कि उसकी फिफ्थ एस्पेक्ट और नाइन्थ एस्पेक्ट कहाँ जा रहा है। जिस भी हाउस पे फिफ्थ एस्पेक्ट और नाइन्थ एस्पेक्ट जाएगा, बृहस्पति उस हाउस को प्रॉस्पर कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, हम मान लेते हैं कि बृहस्पति बैठा है टेंथ हाउस में। अब टेंथ हाउस से बैठ के उसका फिफ्थ एस्पेक्ट कहाँ पे जाएगा? सेकेंड हाउस पे जाएगा। और नाइन्थ एस्पेक्ट कहाँ जाएगा? सिक्स हाउस पे जाएगा। तो फिफ्थ एस्पेक्ट से बृहस्पति क्या करेंगे? फैमिली को प्रॉस्पर कर देंगे। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस क्या है? आपकी फैमिली है। सेकंड हाउस क्या है? आपका धन है। ठीक है, तो आपको धन संबंधित मामलों में प्रॉस्पर कर देंगे, आपकी फैमिली को क्या कर देंगे? प्रॉस्पर कर देंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, फैमिली, बृहस्पति जो है जुपिटर, वो ना एक्सपांशन के कारक है। एक्सपांशन, क्योंकि जुपिटर का साइज कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है ना? एक्सपांशन का कारक है जुपिटर। और जुपिटर कौन सा तत्व है? जल, अग्नि, वायु, कौन सा तत्व है? आकाश, कौन सा तत्व है? बताओ इशिका। हम्म सर आकाश। आकाश, स्पेस एलिमेंट। अब मुझे बताओ, स्पेस एलिमेंट है, आकाश तत्व है, तो स्पेस एलिमेंट में एक्सपांशन के लिए कोई लिमिट है? कोई लिमिट नहीं है। स्पेस को नहीं। तो, स्पेस में तो आप कितना भी एक्सपांड कर सकते हो। तो इसलिए जुपिटर क्या है? हम्म। एक्सपांशन का कारक ग्रह है ना? हम्म। तो आप देखिए, टेंथ हाउस में अगर जुपिटर बैठा हुआ है, फिफ्थ एस्पेक्ट से सेकंड हाउस को देख रहा है, तो क्या करेगा ये? फैमिली को फैमिली एक्सपेंड एक्सपांड कर करेंगे। देगा। यानी कि जो फैमिली को एक्सपांड कर देगा, मतलब कि इस घर में इस घर में हम्म। आ, हम कहें कि कुटुंब को लेकर के, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन को लेकर के प्रॉब्लम नहीं होगी, संतान उत्पत्ति में कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि जुपिटर जो है वो संतति का भी कारक है। संतान उत्पत्ति के लिए यानी चाइल्ड बर्थ के लिए जुपिटर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। जुपिटर की ब्लेसिंग के बिना, जुपिटर क्या है? ब्लेसिंग्स, लिख लेना कि जुपिटर क्या है? हम्म। ब्लेसिंग्स है, आशीर्वाद है। ब्लेसिंग। आपकी लाइफ में आपको जितने भी आशीर्वाद मिलेंगे, जितने भी आशीर्वाद मिलेंगे, जुपिटर जहां जहां हाउसेस, जिन जिन हाउसेस को देख रहा होगा ना, उन आशीर्वाद की वजह से वो हाउसेस क्या हो जाएंगे? प्रॉस्पर हो जाएंगे। इसीलिए क्या कहते हैं कि आशीर्वाद लो जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके।
तो ये सारे जो आशीर्वाद आपको मिलेंगे ना, कभी भी मिले, किसी से भी मिले, ये आशीर्वाद किन हाउस को प्रॉस्पर करेंगे या किन हाउस के लिए आपको बेनिफिट देंगे? जिन हाउसेस को जुपिटर देख रहा है, ध्यान रखना, जिन हाउसेस को जुपिटर देख रहा है। जहां बैठा है हम उसकी बात नहीं कर रहे, जहां देख रहा है। ठीक है ना? सर, जैसे हमने सेवन, बोलो। पर ये मतलब जो गुरु है वो 10th हाउस में, वो सेम मेरे चार्ट में भी है। 10th हाउस में बैठा है। मतलब, हाँ। हाँ। तो हाँ। मतलब ये 10th हाउस जैसे कि करियर से होता है ना, तो मतलब फिर वहां प्रॉब्लम देगा। हाँ देखियो, मैं बता रहा हूँ, उसके ऊपर आ रहा हूँ आपको, है ना। पहले देखो इसके एस्पेक्ट को हम्म, समझो। फिफ्थ एस्पेक्ट से तो सेकंड हाउस को प्रॉस्पर कर दिया। अब इसका नाइन्थ हम्म, एस्पेक्ट कहाँ जा रहा है? सिक्स्थ हाउस पे जा रहा है। 6th हाउस। सिक्स्थ हाउस किसका है? षड रिपुओं का। षड रिपु, हम्म, लोभ मोह काम क्रोध, है ना, और शत्रुओं को भी। तो क्या ये शत्रुओं में वृद्धि कर देगा? नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात किस बात का ध्यान रखने की है कि जिस प्लानेट को आप स्टडी कर रहे हो वो नेचुरली कैसा है। जुपिटर नेचुरली कैसा प्लानेट है? बेनिफिक प्लानेट है, शुभ ग्रह है ना, नैसर्गिक रूप से तो शुभ ग्रह है जुपिटर। और हम्म, जुपिटर सतोगुणी है ना। तो क्या होगा? छठे घर को देखेगा, तो छठे घर से देख के वो क्या कर देगा, आपके अंदर की जितनी बुराइयां हैं उनको क्या कर देगा, मिटा देगा। हर ग्रह अपनी जो नेचुरल टेंडेंसी होती है ना, उसके अकॉर्डिंग ही काम करता है। ऐसा नहीं है कि छठे घर को देखेगा और छठे घर में अगर शत्रु राशि है ना, तो वो वहां पे क्या करेगा, नेगेटिव करेगा, नहीं। जहां जुपिटर का नाइन्थ एस्पेक्ट या फिफ्थ एस्पेक्ट जा रहा है, वहां पे जुपिटर हमेशा ब्लेसिंग्स ही देगा, पॉजिटिव काम ही करेगा। समझ रहे बात, है ना। अब जैसे स्थान हानि करता है, तो 10th हाउस में जुपिटर बैठा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इस व्यक्ति को काम काज को लेकर के, ये व्यक्ति हमेशा क्या है, प्रॉब्लम में रहेगा, कहीं ना कहीं इसको काम मिलने में प्रॉब्लम आएगी। काम मिलने में प्रॉब्लम आएगी, या काम अगर इसको मिल भी गया तो वहां पे ये ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, या कुछ ना कुछ वहां पे दिक्कतें चलती रहेगी। जहां भी जुपिटर बैठता है ना, स्थान हानि करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखना, अगर जुपिटर मान लो लगन में बैठा हुआ है, जुपिटर लगन में बैठा, फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो क्या करेगा? फर्स्ट हाउस में बैठ के जुपिटर लगन की हानि करेगा। इसका क्या मतलब है कि इस व्यक्ति को हेल्थ इशू लगे रहेंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि फर्स्ट हाउस किसका है? आपकी हेल्थ का, आपकी पर्सनालिटी का। अब पहली बात तो कि जुपिटर जहां भी बैठ जाएगा ना, एक बात को ध्यान रखना, जुपिटर जहां बैठा है, अब जुपिटर एक्सपांशन का कारक है। फर्स्ट हाउस से आप क्या देखते हो? अपनी हेल्थ देखते हो, अपनी पर्सनालिटी देखते हो। तो पहली बात तो आप ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट हाउस में जुपिटर बैठा है, तो ये हेल्थ वाइज जो व्यक्ति होगा वो हेल्दी होगा, थोड़ा मोटा होगा। एक जुपिटर ना हेल्दी है, मोटा है, एक्सपांशन का कारक है ना। अब फर्स्ट हाउस में अगर जुपिटर आ गया, मतलब व्यक्ति कैसा होगा? हेल्दी होगा, मोटा होगा। पहली बात तो ये, लेकिन उसको हेल्थ इशू आते रहेंगे। स्थान हानि करता है ना जुपिटर, हेल्थ इशू आते रहेंगे। जुपिटर ना एक्चुअली पता है क्या करता है? जुपिटर हमारी कुंडली में बैठ के हमें बार बार याद दिलाता रहता है कि क्या ईश्वर है भाई, ईश्वर है, भगवान है, गॉड है। जहां हम कहीं भटक जाते हैं ना, जहां भी हम कहीं भटकते हैं, ठीक है, तो जुपिटर याद दिलाता रहता है कि भाई ईश्वर नाम की एक चीज होती है, गॉड नाम का कुछ ना कुछ होता है। तो जहां ये बैठता है ना, वहीं से ये याद दिलाता है, क्योंकि उस स्थान की क्या कर रहा है, हानि कर रहा है। अब देखो जैसे लगन में बैठा है, तो फिफ्थ एस्पेक्ट कहाँ गया? फिफ्थ हाउस को गया। फिफ्थ हाउस को गया तो इसने क्या कर दिया? फिफ्थ हाउस से आपकी एजुकेशन, फिफ्थ हाउस से आप क्या देखते हो? आपकी बुद्धि, आपका इंटेलिजेंस, उसको क्या कर देगा? बढ़िया कर देगा। आपकी एजुकेशन को बढ़िया कर देगा। नाइन्थ एस्पेक्ट नाइन्थ हाउस पे जा रहा है, तो लक ऑलवेज आपका साथ देगा, भाग्य को प्रबल कर देगा, कारक भी है उस घर का, ठीक है। और पिता की हेल्थ को इंप्रूव कर देगा, क्योंकि नाइन्थ हाउस से हम फादर को देखते हैं। नाइन्थ हाउस आपके धर्म का भी है। तो पहली बात तो कि जुपिटर अगर लगन में आ गया ना, तो व्यक्ति कैसा होगा? सतोगुणी होगा, क्योंकि जुपिटर सतगुण का। अगर इस व्यक्ति ने अपनी एथिक्स और मोरालिटी को मेंटेन करके रखा हुआ, यानी ये व्यक्ति ईमानदार है अगर, तो हेल्थ में कुछ भी इशू आए ये रिकवर जरूर कर लेगा। और इसका भाग्य हमेशा इसका साथ देगा। क्यों? क्योंकि जहां आपने, हाँ, देखिए ना, यहाँ ये इंपॉर्टेंट बात है कि जुपिटर बैठा कहाँ, ठीक है। देखो जुपिटर का जो नेचर है ना, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ जुपिटर के बारे में। जुपिटर मैंने क्या कहा कि मिच्योर प्लानेट है।
मेच्योर प्लानिट है। दूसरा ये कि जुपिटर के पास में ना बहुत नॉलेज है, गुरु है वो एक तरीके से। तो ये कैसा है, ये ना इसको कुछ चाहिए नहीं। कुछ चाहिए नहीं का मतलब क्या? भाई अगर कोई बहुत, आपने देखा कि कोई ऋषि मुनि है जिसको बहुत ज्ञान है, ऋषि मुनि टाइप का व्यक्ति है और उसको ज्ञान बहुत है, तो उसको ना ज्यादा भीड़ नहीं चाहिए होती है। वो अपने में मगन रहता है। उसको ना पैसे से कोई मतलब है, ना लोगों से कोई मतलब है, ना दोस्ती से कोई मतलब है, ना दुश्मनी से कोई मतलब है। जुपिटर ऐसा प्लैनेट है। बृहस्पति मतलब क्या? पैसे धेले को लेकर के अगर आप कुछ सोच रहे हैं, तो जुपिटर वहां आपकी कोई हेल्प करने वाला नहीं है, क्योंकि जुपिटर को तो कोई मतलब ही नहीं है इन सब चीजों से। जुपिटर के पास तो ज्ञान है, पैसा नहीं। हाँ, ध्यान रखना, जुपिटर के पास ज्ञान रूपी पैसा है, ज्ञान रूपी धन है जुपिटर के पास में। अब अगर हम आज के वर्ल्ड में देखें, तो एक बात आपको देखने को मिलेगी कि जिसका भी जुपिटर स्ट्रांग होता है, यानी बली होता है, उसके पास पैसे वैसे या जो सांसारिक चीजें होती है ना, वो नहीं होती। ज्ञान बहुत होता है, नॉलेज बहुत होता है, इज्जत बहुत होती है। क्यों? क्योंकि जुपिटर आपकी डिग्निटी भी है ना, डिग्निटी भी है, ईमानदारी है। तो लगन में जुपिटर लेके बैठा हुआ है ना व्यक्ति, तो ईमानदार इतना है कि इसके जो आसपास के लोग हैं वो इसका नुकसान कर देते हैं, और इसको दिखता भी नहीं। क्योंकि जुपिटर जहां बैठा है ना, वहां तो अंधकार है, वहां तो अंधकार है ना, तो इसको दिखता भी नहीं है। और इसके आसपास के लोग ही इसका क्या कर देते हैं, नुकसान कर देते हैं। तो जिसका जुपिटर बहुत ज्यादा अच्छा होता है वो कैसा होता है? एक तो ईमानदार होता है, और दूसरा बहुत दयालु होता है। जुपिटर कैसा है? दयालु है। तो दयालु बहुत होगा ये। अब मान दो जैसे जुपिटर ना 11th हाउस में बैठा है, तो 11th हाउस से इसका फिफ्थ एस्पेक्ट कहाँ जा रहा है? थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस पे जा रहा है। नाइन्थ एस्पेक्ट कहाँ जा रहा है? 7th हाउस पे जा रहा है। 11th हाउस से बैठ के थर्ड हाउस और 7th हाउस पे एस्पेक्ट जा रहा है इसका। ये जो 3 7 11 होता है, ये कौन सा त्रिकोण है? अर्थ त्रिकोण। धर्म अर्थ काम, अर्थ नहीं, काम त्रिकोण। काम त्रिकोण, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, है ना। तो 3 7 11 कौन सा त्रिकोण हो गया? काम त्रिकोण। काम त्रिकोण का मतलब क्या है? डिजायर्स। काम का मतलब क्या है? डिजायर्स, आपकी इच्छाएं। जब भी जुपिटर 3 7 11 इस ट्राइन में बैठेगा, ठीक है, भाई 3 में बैठेगा तो 7 11 को देखेगा, 7 में बैठेगा तो 3 11 को देखेगा, 11 में बैठेगा तो 3 7 को देखेगा। तो आपकी जो डिजायर्स है ना, उसको पूरी जरूर करेगा। आपकी जो भी डिजायर्स है, आपकी जो भी इच्छाएं हैं, अवश्य पूरी होंगी, भले ही वो कोई सी भी इच्छा हो। ठीक है ना। तो 3 7 11 में से किसी भी हाउस में बैठ के वो आपकी इच्छाओं को तो पूरी जरूर कर देगा। हाँ, जहां बैठा है, अब जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया, 11th हाउस में बैठा है जुपिटर। अब इस आदमी से पूछोगे कि भाई तूने क्या कमाया, तो बोलेगा मैंने बहुत पैसा कमाया। अब इससे पूछेंगे कि कितना पैसा है अभी तेरे अकाउंट में, बोलेगा जरा से ही है यार, कमाया तो मैंने लाख रुपए, लेकिन अभी तो 10 हजार ही पड़े हुए हैं, 5 हजार ही पड़े हुए हैं। 11th हाउस किसका है? गेन्स का, प्रॉफिट का है ना। तो उसका क्या कर दिया इसने? हानि। कमाया तो बहुत, देगा बहुत, लेकिन बचने नहीं देगा कुछ, बचने नहीं देगा कुछ। तो इसके पास सेविंग नहीं रहेगी। गेन्स का हाउस है, प्रॉफिट का हाउस है, कमा के तो देगा बहुत। ठीक है, आप पूछोगे तो बोला पैसा तो यार मैंने बहुत कमाया, लेकिन बचा कुछ भी नहीं मेरे पास तो। ये बात है। वैसे ही तुम 10th हाउस का पूछ रही थी ना, तो 10th हाउस कर्म तो है, प्रोफेशन तो है, लेकिन 10th हाउस एक और चीज का भी तो रिप्रेजेंट करता है, आपकी इमेज, आपकी डिग्निटी, आपकी जो सोशल इमेज होती है वो भी 10th हाउस से ही देखते हैं। ठीक है, आपकी डिग्निटी भी 10th हाउस से ही देखते हैं। तो अब क्या है, ये व्यक्ति क्या बोलेगा पता है? ये मेरी डिग्निटी ना, इसकी जो सोशल इमेज है ना वो बहुत अच्छी है, डिग्निटी बहुत बढ़िया है, इसकी इमेज बहुत बढ़िया है, लेकिन काम नहीं है। फिर काम की कमी है, काम नहीं है मेरे पास में। इमेज बढ़िया कर दी इसने। अब जैसे छठे घर में बैठा है जुपिटर, 6th हाउस में बैठा है, तो 6th हाउस में बैठ के कौन कौन से घर को देख रहा है? फिफ्थ एस्पेक्ट कहाँ जा रहा है? 10th हाउस पे जा रहा है। और 9th एस्पेक्ट कहाँ जा रहा है? 2nd हाउस पे जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसकी डिग्निटी, इसकी इमेज बहुत बढ़िया होगी, सोशल इमेज इसकी बहुत अच्छी होगी, डिग्निटी इसकी बहुत बढ़िया होगी, यानी लोग इसकी तारीफ करेंगे, बहुत तारीफ करेंगे। पांचवी दृष्टि जा रही है 10वें घर पर। 10वां घर क्या है? आपका इमेज ही है। ठीक है। अब अगर तो इसने अपनी
कर्म में, क्योंकि बैठा कहाँ है, छठे घर में। छठे घर से क्या देखते हो आप? छठे घर से ना सेवा देखते हो। छठा घर किसका है? सेवा का भी। तो अगर ये अपने काम में, अगर जैसे जॉब में है, लेकिन वहां पे अगर ये पूरी तरीके से ईमानदार है, वहां अगर इसने थोड़ी सी भी बेईमानी करी, तो ये सबसे पहले किसको खराब करेगा? इसकी इमेज को खराब कर देगा। इसकी इमेज को खराब कर देगा। और नाइन्थ एस्पेक्ट किस पे जा रहा है? सेकंड हाउस पे, धन को। धन का नाश कर देगा, सब कुछ छीन लेगा। सब कुछ छीन लेगा। तो ये है कि हम बेईमानी करके या किसी के साथ अन्याय करके किसको खराब करते हैं? जुपिटर को खराब करते हैं, बृहस्पति को खराब करते हैं। और जहां हमने बृहस्पति को खराब किया, तो वो हाउसेस, जहां जहां बृहस्पति देख रहा है, ठीक है, उन हाउसेस से वो सब कुछ छीन लेता है फिर। लेकिन चूंकि बृहस्पति दयालु है, हमने कहा, तो अगर तो आपने प्रायश्चित कर लिया उस चीज का, तो ये आपको सारी की सारी चीजें वापस भी लाके दे देगा। सब कुछ क्या कर देगा? वापस लाके दे देगा। अब इसका एक एग्जाम्पल है राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र के बारे में जानते ही होंगे। राजा हरिश्चंद्र को राजा हरिश्चंद्र क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बहुत ईमानदार थे। सत्य बोलते थे, झूठ कभी नहीं बोलते थे। उनका बृहस्पति था चौथे घर में, फोर्थ हाउस में। सब कुछ था उनके पास, राजपाट, घर, पूरा राज्य, सब कुछ था, बहुत बढ़िया था। लेकिन क्या हुआ? एक समय ऐसा आया कि जब सब कुछ जो है उनको छोड़ना पड़ा। उनके पास से सब कुछ चला गया था। सब कुछ मतलब सब कुछ चला गया था। फोर्थ हाउस से आप अपनी फैमिली भी देखते हो। कौन सी फैमिली? जिसके साथ आप रह रहे हो। सेकंड हाउस से आप अपना कुटुंब देखते हो, यानी पूरा कुटुंब। फोर्थ हाउस से आप अपनी फैमिली देखते हो, जिसके साथ आप रह रहे हो घर के अंदर। तो इनको सब कुछ छोड़ना पड़ा था। ऐसा टाइम आ गया था इनके पास। लेकिन क्या हुआ? इन्होंने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। इन्होंने अपने एथिक्स, अपनी मोरालिटी को छोड़ा नहीं। छोड़ा नहीं। तो क्या हुआ? इनको सब कुछ वापस मिल गया। इनका जो मृत पुत्र था, मरा हुआ पुत्र था, वो भी जीवित हो गया। इनको पूरा राजपाट, सब कुछ, शासन जैसा था वैसा के वैसा वापस मिल गया। क्यों मिल गया? क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ा। तो अब इससे हमको क्या समझ में आता है, क्या शिक्षा मिलती है? कि जुपिटर जहां बैठा है, उससे रिलेटेड चीजें अगर आपसे छूट गई हैं, और अगर आप प्रायश्चित कर लेते हैं लेकिन अपनी ईमानदारी को छोड़ते नहीं है, तो आपको वही चीजें वापस मिल जाएंगी, पूरी की पूरी, वैसी की वैसी। अब जुपिटर को हम क्या कहते हैं? कि जुपिटर सतोगुणी प्लैनेट है। जुपिटर के पास ज्ञान है। तो जैसे हमने एग्जाम्पल आपको दिया था कि जुपिटर 11th हाउस में बैठा है, वहां से पंचम दृष्टि से किसको देख रहा है? थर्ड हाउस को देख रहा है। थर्ड हाउस किसका है? कम्युनिकेशन का। इस व्यक्ति का जो कम्युनिकेशन होगा वो बहुत बढ़िया होगा। जब भी ये किसी से बात करेगा, तो किसी को सलाह देने के रूप में ही बात करेगा, और अच्छी सलाह देगा। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है, बातचीत का है? तो क्या करेगा? थर्ड हाउस पे दृष्टि पड़ रही है जुपिटर की, तो इस व्यक्ति की जो कम्युनिकेशन होगी, वो नॉलेजेबल कम्युनिकेशन होगी। जुपिटर ना सिंसियर है, सीरियस है। ठीक है, जैसे बुध जो है वो मजाकिया किस्म का है, जॉली टाइप का है। मरकरी ना जॉली टाइप का है। लेकिन जो जुपिटर है ना, वो सीरियस है, सिंसियर है। अगर जुपिटर की दृष्टि लगन पे पड़ी, या जुपिटर लगन में बैठा, तो व्यक्ति क्या होता है? सिंसियर होता है, सीरियस टाइप का होता है थोड़ा। काम की बात करता है, फालतू बात नहीं करता। तो यही जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, थर्ड हाउस पे जुपिटर की दृष्टि है, तो काम की बात करेगा, फिजूल बातें नहीं करेगा। ठीक है। अब जैसे हमने एग्जाम्पल के फॉर्म में लिया कि ना, और कोई सा हाउस ले लो, जैसे थर्ड हाउस में बैठा है जुपिटर। चलो, थर्ड, 3, 7, 11 तो हमने कवर कर ही लिया था। 4, 8, 12 को लेते हैं। 4, 8, 12, 4, 8, 12 में से कहीं अगर जुपिटर बैठा है, भाई 4 में बैठा होगा तो 8 और 12 को देखेगा। 8 में बैठा होगा तो 4 और 12 को देखेगा। ये 4, 8, 12 कौन सा त्रिकोण है? मोक्ष त्रिकोण। है ना? 4, 8, 12 कौन सा त्रिकोण है? मोक्ष त्रिकोण। अब मोक्ष त्रिकोण में बैठ के जुपिटर क्या करेगा? आपको मोक्ष की तरफ जाने के लिए प्रेरित करेगा। जैसा मैंने राजा हरिश्चंद्र का एग्जाम्पल दिया।
चौथे घर में क्या था? जुपिटर। जब इनने सब कुछ छोड़ दिया, सारी इच्छाएं छोड़ दी, अब ठीक है, मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले। इनके पास था तो सब कुछ, लेकिन सब कुछ क्या हो गया? छूट गया, छूट गया। फिर उन्होंने भगवान शिव की क्या करी थी? उपासना करी थी, क्योंकि इनको एक गेंडे के भार के बराबर ना सोना इनसे मांग लिया था, ठीक है, वो देना था। फिर उन्होंने उनकी उपासना करी और फिर उनको प्रसन्न किया। मतलब क्या हुआ? भगवान के पास में जाना ही पड़ा, ईश्वर को याद करना ही पड़ा, तप करना पड़ा, तपस्या करनी पड़ी। तो इनको ये समझ में आया कि जीवन का मूल्य क्या होता है, और इनको मोक्ष का अर्थ समझ में आया कि ये सब चीजें जो होती है, ये बस केवल जो संसार है, कहने का ये मतलब है, बस वो केवल देखने के लिए है। अंतिम जो लक्ष्य है वो तो मोक्ष ही है। तो किसी भी चीज की इच्छा मत करो। 4-8 बारे में बृहस्पति बैठ के क्या बोलेगा यार? किसी चीज की इच्छा मत करो, इच्छाओं को त्याग दो, इच्छाओं को त्याग दो, ठीक है। मोक्ष की तरफ क्या करो? अग्रसर हो। 4-8-12 जो राशियां है ना, वो कुछ देने के लिए नहीं है आपको, वो आपसे लेने के लिए है, क्योंकि मोक्ष है ना। भाई मोक्ष अगर आपको चाहिए तो आप कुछ मांगोगे थोड़ी, किसी चीज की इच्छा थोड़ी करोगे, वो तो काम त्रिकोण होता है। 4-8-12 तो मोक्ष त्रिकोण है। तो यहाँ बैठ के जुपिटर से कुछ पाने की इच्छा नहीं कर सकते आप। यहाँ बैठ के तो आपको देना ही है, ठीक है। अब मैं देखो एक और वापस से ना मैं उस एग्जाम्पल पे आता हूँ। जुपिटर बैठा था 10वें घर में, 10th हाउस में बैठा था। इंपॉर्टेंट बात है ना, उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी जो 10th हाउस में जुपिटर लेके बैठे हुए हैं। कहने को तो केंद्र में है जुपिटर, 10th हाउस में है जुपिटर। अब जुपिटर की पंचम दृष्टि किस पे पड़ी थी? सेकंड हाउस पे पड़ी थी कि नहीं? सेकंड हाउस क्या है? धन है ना हमारा। सेकंड हाउस क्या है? जो संचित धन है हमारे पास, या हमारे पास में पता है जो भी एक्यूमुलेटेड वेल्थ होती है ना, वो भी जुपिटर से देखते हैं। जैसे एक्यूमुलेटेड वेल्थ में खास करके पता है क्या देखते हैं? सोना चांदी जवाहरात, ठीक है, सेकंड हाउस में से देखते हैं। अब जुपिटर की पंचम दृष्टि थी ना यहाँ पे, और देखो यहाँ और इस पे बैठ के छठे घर पे 9th दृष्टि भी आ रही थी। छठा घर हम्म। षड रिपुओं का था, छठा घर शत्रुओं का भी था। हम्म। अब क्या हुआ देखिए, जहां आपने जहां आपने समझना, 10वें घर में जुपिटर बैठा था तो कौन से त्रिकोण में बैठा था? अर्थ त्रिकोण। धर्म अर्थ हम्म। काम मोक्ष, 2 6 10 कौन सा त्रिकोण होता है? अर्थ त्रिकोण। और अर्थ त्रिकोण है ना, यानी फाइनेंस, फाइनेंस के त्रिकोण में बैठा हुआ था जुपिटर। अब जुपिटर जब फाइनेंस के त्रिकोण में बैठा हुआ था, और आपने चूंकि 10वें घर में बैठा हुआ था, और आपने, क्योंकि जुपिटर क्या बोलता है, जुपिटर का नेचर कैसा? जहां बैठा है वहां अंधकार है, वहां अंधकार है। इसका क्या मतलब है? वहां पे आपको अपना मोह छोड़ना पड़ेगा। वहां पे आपको थोड़ा सा, आपने अगर किस कुछ भी, थोड़ा सा अगर आपने कुछ भी बेईमानी किया, या वहां पे आपको कुछ लालच आया, या उस चीज को लेकर के आप बहुत ज्यादा क्या हो गए, अटैच हो गए, तो जुपिटर क्या करेगा? जहां जहां देख रहा है ना, सब छीन लेगा आपसे। जहां जहां देख रहा है आपसे सब छीन लेगा। अब हमने आपको क्या समझाया? हमने आपको ये समझाया कि जुपिटर ना दयालु भी है, हम्म। दयालु भी है। क्यों? क्योंकि गुरु है, एजेड है, एक्सपीरियंस्ड है, मेच्योर है। अगर आप तो प्रायश्चित कर लेते हो उसी हाउस को लेकर के, 10th हाउस में था ना, 10th हाउस को लेकर के अगर आप प्रायश्चित कर लेते हैं, अगर आप ईमानदारी, एथिक्स और मोरालिटी, इन सबको फॉलो करते हुए 10th हाउस को लेके चलते हैं, तो वही चीजें हैं जो जुपिटर ने आपसे छीनी थी, वही वो आपको क्या कर देगा? वापस भी दे देगा, जैसे राजा हरिश्चंद्र को मिल गई थी। क्या करना पड़ेगा आपको? तप करना पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, प्रायश्चित करना पड़ेगा उन सब चीजों का। और ये प्रायश्चित कहाँ से होगा? ये प्रायश्चित होगा दिल से, हृदय से। जैसे जुपिटर है ना, तो जुपिटर हमारे कुंडली के 9, अब देखो आप काल पुरुष की कुंडली में ना जुपिटर 9th हाउस और 12th हाउस को रूल करते हैं या नहीं? जुपिटर के पास दो राशि है, 9 नंबर की और 12 नंबर की राशि है कि नहीं? अब 9 नंबर की और 12 नंबर की राशि है, तो एक राशि तो आपको क्या कह रही है? धर्म से जुड़ने का कह रही है। 9th हाउस धर्म का है, 9th हाउस गाइडेंस का है, 9th हाउस पिता का भी है, और 12th हाउस किसका है?
12 नंबर की राशि मीन मोक्ष का है कि नहीं? 12th हाउस किसका है? मोक्ष का। तो जो ये हमें जरूर याद रखना चाहिए हर प्लैनेट के बारे में कि ना वो कौन कौन सी राशियों को रूल कर रहा है, और वो राशियां कालपुरुष की कुंडली में कौन कौन से घर को रिप्रेजेंट करती है। तो आपको आधी से ज्यादा बातें उस प्लैनेट के बारे में समझ में आ जाएंगी। जैसे मैंने ना लास्ट क्लास मरकरी की ली थी ना, तो मरकरी थर्ड राशि और छठी राशि, तीसरी और छठी राशि को रूल करता है। तो थर्ड राशि, थर्ड हाउस किसका है? कम्युनिकेशन का। तो मरकरी किसका था? कम्युनिकेशन का कारक ग्रह था। आप किस प्रकार से कम्युनिकेट करोगे, मरकरी उसी का कारक है। और जो छठा घर होता है, ये छठे घर से आप क्या देखते हो? अगर मरकरी के रिस्पेक्ट में हम देखें तो छठे घर से वैसे तो आप दुश्मनों को देखते हो, षट रुपयों भी छठे घर में आएंगी, लेकिन छठे घर में सेवा भी आती है। और छठे घर में क्या आता है? और छठे घर में क्या आता है? आपके जितने भतीजे भांजे सब होते हैं, ठीक है, वो भी आते हैं। तो छठे घर से उनको भी तो मरकरी से उसी को देखते थे। तो हमने जैसे आज अभी अपन जुपिटर की क्लास कर रहे हैं, तो भाई जुपिटर के लिए भी हमें ध्यान रखना होगा कि जुपिटर 9th और 12th का रूल करता है। 9 नंबर की 12 नंबर की राशि, तो जुपिटर के वो ही चीजें रहेंगी। जहां जुपिटर बैठा है, मोक्ष वाली इच्छा रखो, मांगो मत। और उस हाउस से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आए तो किसके पास जाओ? ईश्वर के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, किसी गुरु की सलाह लो, किसी गुरु की सलाह लो। ठीक है कि नहीं? अब जैसे मान लीजिए, जैसे हमने 2 6 10 को कवर किया, हमने 3 7 11 को कवर किया, 1 5 9 को भी कवर कर लिया, सारे हो गए, कुछ बचा नहीं, नहीं। है ना? सारे कवर तो हो गए, 1 5 9 कवर हो गया था, 2 6 10 हम्म, कवर हो गया, 3 7 11 4 8 12 कवर हो गया। अब ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं जुपिटर के बारे में। हमने कहा ना हम्म, जुपिटर एक्सपांशन का कारक होता है, तो वन बाय वन ना हम हाउसेस को ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट हाउस में जुपिटर बैठा था, क्या बोलोगे? हेल्थ कभी हेल्थ। कभी दिक्कत देगी। हम्म, हेल्थ वाइज ये व्यक्ति मोटा होगा, कहने को अगर हम कहें तो, ठीक है। हम्म, लेकिन इसका ज्ञान, इसकी शिक्षा और इसके द्वारा दिया गया गाइडेंस वो लोगों के काम में आएगा, क्योंकि 5th और 9th देख रहा है। और 7th एस्पेक्ट को भी हम नेग्लेक्ट क्यों करें? 7वीं दृष्टि से कहाँ देखेगा? मैरिज के हाउस को देखेगा। अब मैं ना तुम्हें एक बात बता दूं, मैरिज का मतलब ना एक एक्चुअली बंधन है। मैरिज मतलब क्या है? बंधन है, आप दो लोग जीवन भर के लिए एक दूसरे के साथ हो गए। तो हम ये जरूर कहते हैं कि शादी करवाने के लिए, देखिए ना, शादी का मतलब क्या होता है? एक मांगलिक कार्य, परिवार के अंदर एक मांगलिक कार्य, कोई भी मांगलिक कार्य हो, शादी हो, बच्चा हो, या कोई अन्य मांगलिक कार्य हो, जुपिटर की ब्लेसिंग जरूरी है। गुरु की ब्लेसिंग के बिना होता नहीं है, ठीक है। लेकिन जो विवाह है, जिसमें एक स्त्री और पुरुष जीवन भर के लिए साथ रहते हैं, तो जो 7th हाउस है ना, वो विवाह का घर है, ठीक है, वो सेक्स का है। उससे जुपिटर का कोई लेना देना नहीं। तो अगर हम सेक्सुअल लाइफ के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो फिर वहां पे जुपिटर अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। अच्छे का मतलब है ना तो वो अच्छा, ना तो वो खराब, क्योंकि मैंने कहा जुपिटर को कोई लेना देना नहीं है। खराब वो करेगा नहीं, लेकिन अच्छा भी वो करेगा नहीं। बट एक चीज अवश्य है कि जुपिटर जहां देख रहा है, चूंकि 7th हाउस को देख रहा है, तो हो सकता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर हो वो बहुत धार्मिक हो, ईश्वर को मानने वाला हो, और ज्ञानी हो। और उसी तरीके से जुपिटर जिस भी ग्रह को देख ले, जिस भी ग्रह को देख ले, उस ग्रह के अंदर वो टेंडेंसी आ जाएगी। भाई देखो, जैसे जैसे जुपिटर वीनस के साथ है, वीनस से क्या देखते हैं? वाइफ। अगर हम रिलेशन को देखें तो वीनस से हम वाइफ देखते हैं। तो आप क्या बोल सकते हो कि वाइफ कैसी होगी? धार्मिक होगी। वाइफ कैसी होगी? ज्ञानी होगी, नॉलेजेबल होगी।
सतोगुणी होगी। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं। वैसे ही जुपिटर अगर मार्स के साथ है और कोई फीमेल का चार्ट है, तो फीमेल के लिए हस्बैंड को मार्स से देखते हैं, तो सेम चीज हम उसके हस्बैंड के लिए बोल सकते हैं। जुपिटर ने किसको देख लिया, मान लो मून को देख लिया, चंद्रमा को देख लिया। चंद्रमा कौन है, मम्मी, मून मम्मी, जुपिटर ने देख लिया, तो इसका मतलब मम्मी कैसी होगी, धार्मिक होगी। ठीक है ना, ये अपनी ब्लेसिंग, जुपिटर जहां देख लेना उसने अपनी ब्लेसिंग्स दे दी। अब आपको अपनी कुंडली के अंदर ना कहीं भी कोई खराब योग दिखे, कोई नेगेटिव कॉम्बिनेशन दिखे, कोई भी नेगेटिव कॉम्बिनेशन देखे, जैसे सारे हमने आपको योग और दोष के बारे में पढ़ाया था, है ना। लेकिन अगर उस कॉम्बिनेशन पे जुपिटर की दृष्टि पड़ गई, कौन सी दृष्टि, पांचवी या नवी दृष्टि पड़ गई, तो अब वो जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, वो खराब रिजल्ट नहीं देगा आपको। खराब कॉम्बिनेशन है तो सही भाई, लेकिन अब उसके रिजल्ट हमें खराब नहीं आएंगे। अब इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में लें तो भाई, मान लीजिए मंगल केतु का कॉम्बिनेशन है, तो अंगारक योग बोलते हैं, मंगल केतु का कॉम्बिनेशन है, खराब कॉम्बिनेशन है। लेकिन ये मंगल केतु के कॉम्बिनेशन के ऊपर अगर कहीं से भी जुपिटर की दृष्टि पड़ गई, तो अब ये मंगल केतु जिस हाउस में कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, उस हाउस को लेकर के आपको इस कॉम्बिनेशन के नेगेटिव रिजल्ट नहीं आना है। क्यों, क्योंकि क्या हुआ, जैसे दो लोग लड़ रहे हैं भाई, अब कोई ज्ञानी व्यक्ति आया, ज्ञानी पुरुष आया, और उसने उन दोनों को समझा दिया, तो वो दोनों क्या करेंगे, हाँ भाई ठीक है यार, मेरे को समझ में आ गया, नहीं लड़ना चाहिए। तो ऐसे ही मंगल केतु मैंने एग्जाम्पल लिया, लड़ेंगे दोनों, लेकिन जुपिटर ने आके क्या करा भाई, समझा दिया, दृष्टि पड़ी ना मतलब जुपिटर की। अब क्या होगा, अब वहां पे लड़ाई नहीं होगी, मतलब वो हाउस आपका बच गया। तो अगर कहीं कोई नेगेटिव कॉम्बिनेशन बन रहा है, जुपिटर की दृष्टि पड़ गई, वो कॉम्बिनेशन अब ब्लेसिंग मिल गई एक तरीके से जुपिटर को उसकी। अब देखिए, जुपिटर की दृष्टि अगर कहीं से भी बैठ के, दृष्टि की बात कर रहे हैं हम, सिक्स हाउस पे पड़ गई, सिक्स हाउस, क्या बोलोगे आप इसके बारे में। अब आपसे कोई पूछे यार मेरी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही, क्या मेरा तलाक हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, क्या तलाक हो जाएगा, नहीं, क्योंकि तलाक कहाँ से देखोगे, सिक्स हाउस, डिवोर्स को कहाँ से देखोगे, सिक्स हाउस से। जुपिटर की दृष्टि पड़ गई तो क्या तलाक होने देंगे वो। जुपिटर ना कोई भी नेगेटिव चीज व्यक्ति के साथ में नहीं होने देते, इसका याद रखना। तो अगर जुपिटर की दृष्टि आ रही होगी सिक्स हाउस के ऊपर, तो भले ही कितना भी लड़ाई झगड़ा हो रहा हो मैरिज लाइफ में, तलाक तो नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से। तो एक बात का ध्यान रखना कि आपके चार्ट में जुपिटर जहां जहां भी देख रहे हैं ना अपनी तीनों दृष्टियों से, वहां वहां आपको ब्लेसिंग्स मिली हुई है ईश्वर की। ठीक है, अब ना आज अपन जुपिटर के कॉम्बिनेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जैसे जुपिटर का मैंने बताया, जुपिटर का कॉम्बिनेशन वीनस के साथ है, तो आप क्या बताओगे। वीनस सिर्फ वाइफ नहीं है, अब अगर रिलेशन को देखते तो वाइफ होती, लेकिन अगर हम यूं देखें तो वीनस और किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, आपकी जितनी भी लग्जरी चीजें हैं, ठीक है नहीं, आपने कोई भी लग्जीरियस चीज खरीदी, उसमें घर भी आ गया, फ्लैट भी आ गया, गाड़ी भी आ गई, जुपिटर की ब्लेसिंग मिल गई, जुपिटर के साथ है। तो ये जुपिटर के, मैंने क्या कहा, एक्सपांशन का कारक है, तो बड़ा घर, बड़ी गाड़ी। तो जुपिटर वीनस से तो आप ये भी बोल सकते हैं कि वाइफ जो है ना उसकी हेल्थ अच्छी होगी। ठीक है, ये भी कहा जा सकता है। अब जुपिटर सन का कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब पिताजी कैसे होंगे, जुपिटर की कैरेक्टरिस्टिक आ गई पिताजी में, ज्ञानी होंगे, हेल्थ वाइज अच्छे होंगे, प्रॉस्पर होंगे। सन ना आपकी इमेज को भी रिप्रेजेंट करता है, हमने बताया था। आपकी जो सोशल इमेज है, सन, सन है, आपकी इज्जत मान सम्मान क्या है, सन, जुपिटर साथ में है, क्या करेगा, अपनी दशा अंतरदशा जब भी आएगी तो आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपका नाम होगा, इसको कहेंगे ना नाम रोशन करना, तो आपका नाम रोशन कब होगा, जुपिटर सन का कॉम्बिनेशन है, जुपिटर की क्या आ गई, दशा आ गई, वो समय है आपके लिए अपना नाम रोशन करने के लिए। व्यक्ति अपना नाम, साथ में अपने पिता का नाम भी क्या करेगा, रोशन करेगा। जुपिटर मार्स कॉम्बिनेशन,
बृहस्पति और मंगल की युति है। अब बृहस्पति और मंगल की युति है तो हम क्या कह सकते हैं इसको, दोनों मित्र हैं, अच्छा कॉम्बिनेशन है। क्या करेगा, मार्स से आप क्या देखते हैं, छोटा भाई। ठीक है, मार्स से आप अपना छोटा भाई देखते हैं। और मार्स से क्या देखते हैं आप, अपना पराक्रम, जैसे मार्स की हमने क्लास करी थी। आपका आपका ना करेज, आपका साहस, साहस में वृद्धि करेगा। तो मार्स से रिलेटेड जितनी चीजें हैं उन सब में क्या कर देगा ये, एक्सपांशन कर देगा, ब्लेसिंग्स दे देगा। है ना, मार्स ना जो प्लॉट हम खरीदते हैं, हाँ, भूमि के रूप में हमने जो प्रॉपर्टी खरीद के रखी हुई है, भूमि के रूप में, ग्राउंड से। ठीक, तो इसका क्या मतलब है, जब भी जुपिटर की दशा या अंतर्दशा आएगी, आप भूमि के रूप में, ठीक है, संपत्ति खरीद सकते हो, क्योंकि जुपिटर आपकी संपत्ति भी है, आपकी संतति भी है। तो क्या होता है गोचर में ना, जैसे शादी लायक कोई हो गया है, तो गोचर यानी ट्रांजिट, ट्रांजिट का मतलब है अभी इस टाइम पे प्लानेट कौन कौन सी राशियों में घूम रहे हैं। तो अभी इस समय पे प्लानेट आपकी कुंडली के जिन जिन राशियों को देख रहे होंगे, जैसे, और किसी की शादी की उम्र हो गई भाई, एज हो गई है शादी की, तो जुपिटर मान लीजिए सेवंथ हाउस को देख रहे हैं, तो आप ये कह सकते हो कि हाँ अभी शादी का टाइम है, शादी के योग है, शादी हो सकती है। ठीक है, तो ट्रांजिट के बेसिस पे आप ऐसा बोल सकते हो। हालांकि इसमें सेवंथ लॉर्ड सेवंथ हाउस में कौन सा प्लानेट बैठा है, उसकी दशा आई या नहीं, अंतरदशा आई या नहीं, ये भी देखना जरूरी हो जाता है। लेकिन जब भी जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है और दृष्टि सेवंथ हाउस पे पड़ गई, तो आप बोल सकते हो कि हाँ शादी हो सकती है। ठीक है ना, तो ये देखो, ये सारी बातें हमने जुपिटर के बारे में की, जुपिटर की दृष्टियों के बारे में की। हमने कहा जुपिटर की फिफ्थ और नाइन्थ दृष्टि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उनमें से भी नाइन्थ वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड एंड कुछ जानना चाहेंगे जुपिटर के बारे में? और अगर दो से ज्यादा प्लेनेट के साथ बैठे हो तो जुपिटर, क्या? मतलब दो से ज्यादा प्लेनेट के साथ कंजक्ट हो तो जुपिटर। हाँ देखिए, जब कॉम्बिनेशन को ना हम डिटेल में ना एक अलग क्लास में स्टडी करेंगे, कि जिसमें दो प्लैनेट के या दो से ज्यादा प्लैनेट के कॉम्बिनेशन आ जाएं, तो फिर हम उसको किस तरीके से प्रिडिक्ट करेंगे, किस तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो क्लास में स्टडी करेंगे अपन, जब दो या दो से ज्यादा कॉम्बिनेशन आ जाएंगे तो। लेकिन वो डिपेंड करता है वो कौन से हाउस में बैठे हुए हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेंगे हम कुंडलियों के। है ना, अब जैसे नेगेटिव कॉम्बिनेशन जुपिटर के साथ में कौन से होते हैं, एक जुपिटर राहु, जिसको हम चांडाल दोष कहते हैं। और हम्म। जुपिटर जुपिटर के साथ में और कौन सा नेगेटिव कॉम्बिनेशन हो सकता है, अब मैं तुम्हें ना एक चीज बताता हूँ। जुपिटर केतु है मान लो, तो केतु को जुपिटर का चेला बोलते हैं। जुपिटर केतु कॉम्बिनेशन क्या करता है चार्ट में पता है? केतु क्या है, केतु ना मोक्ष का देवता है। केतु मोक्ष का देवता है। केतु इंट्रोवर्ट है। केतु अध्यात्म है। जुपिटर भी तो धर्म है कि नहीं? तो जुपिटर केतु जो होता है ना, ये कॉम्बिनेशन किसी के भी चार्ट में अगर मिल गया है, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब इस व्यक्ति को ईश्वरीय कृपा प्राप्त है। हम्म। केतु वो शक्ति है जो दिखती नहीं है, इनविजिबल। और हम क्या कह रहे हैं, केतु कैसा है, आध्यात्मिक है। तो इस व्यक्ति के पास में ऑलवेज क्या होती है, एक अदृश्य शक्ति हमेशा इसके साथ रहती है। और जुपिटर प्रोटेक्टर बोलते हैं ना हम, रक्षा करने वाला, वो अदृश्य शक्ति हमेशा इसकी क्या करती है, रक्षा करती है। तो जुपिटर केतु इज अ गुड कॉम्बिनेशन इन एनी चार्ट। ठीक है, जुपिटर हम्म। राहु इज नेगेटिव, बट जुपिटर केतु इज नॉट नेगेटिव। जुपिटर केतु इज अ गुड कॉम्बिनेशन। अब वहीं अगर अपन जैसे कहें ना जुपिटर सैटर्न, अब दोनों हैं हालांकि शत्रु एक दूसरे के, जुपिटर और सैटर्न। लेकिन देखो, सैटर्न भी एक सीनियर प्लैनेट है हम्म। और जुपिटर भी एक सीनियर प्लैनेट है। जब दो सीनियर लोग मिलते हैं कहीं, तो कैसे मिलते हैं आप देखो, दोनों अलग अलग पार्टी के हैं, लेकिन जब हम्म। मिलते हैं ना, और वो चूंकि सीनियर है बहुत, तो वो लड़ाई हम्म। झगड़ा नहीं करते एक दूसरे के साथ। सबको अपना अपना काम करने देते हैं, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। हम्म। तो जब भी गुरु और शनि की युति होती है ना, तो गुरु शनि की युति पता है क्या करती है, गुरु शनि की युति स्ट्रगल देती है, क्योंकि यहाँ पे शनि है। शनि ना, देखिए हर प्लानिट अपनी नेचुरल टेंडेंसी नहीं छोड़ता। शनि नेचुरल हम्म। तो मैलेफिक है ना, नेचुरली तो वो अशुभ ग्रह है।
और गुरु तो नेचुरली शुभ ग्रह है। अब गुरु क्या है? आपकी जीवा है, जीव रूप में आप हो स्वयं। शनि दुख के कारक है, शनि दुख के कारक है। अब गुरु और शनि मिल गए, जीवा शनि से मिल गई। अब शनि ना, शनि पुराने भी है, हर पुरानी चीज क्या है? शनि पुराना है ना, शनि ओल्ड है। ओल्डेस्ट प्लैनेट शनि है, हमने कहा सभी में हम्म, सबसे बूढ़ा कौन है? शनि है। हाँ, तो एक तो ये चीज क्या बता रहा है, गुरु और शनि की युति क्या बता रही है आपको, कि इसने ने ये अपनी इसकी एज को बढ़ा दिया, क्योंकि जीवा है ना, शनि मिल गया साथ, इसका मतलब व्यक्ति की एज बढ़ गई, एज बढ़ गई, क्योंकि गुरु जीव रूप में आप स्वयं हो गए, शनि मिल गया तो एज बढ़ा दी। लेकिन इसने एक चीज और करी, आपके जीवन में संघर्ष दे दिए, क्योंकि शनि क्या है? शनि डिले कराता है, शनि डिले कराएगा। तो जुपिटर को अपन प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं ना, जुपिटर को हम सक्सेस बोलते हैं। अब सक्सेस में और प्रॉस्पेरिटी में क्या होगा? डिले होगा, देर से। अब जब भी ये चीजें देर से मिलती है तो आप स्वयं सोचो, संघर्ष करने के बाद ही तो मिलेगी, नहीं तो इजीली मिल जाती। सही है कि नहीं? तो जुपिटर सैटर्न का कॉम्बिनेशन, व्यक्ति का जीवन कैसा होता है? संघर्ष पूर्ण होता है, स्ट्रगल वाला होता है। लेकिन स्ट्रगल के बाद में इसको प्रॉस्पेरिटी भी मिलती है, सक्सेस भी मिलती है। ठीक है, जुपिटर सैटर्न का कॉम्बिनेशन समझ में आया? तो हम क्या कहेंगे, इसको खराब कॉम्बिनेशन कहें या अच्छा कॉम्बिनेशन कहें? अच्छा कॉम्बिनेशन हम्म, कहेंगे। हाँ, सफलता मिलेगी लेकिन देर से मिलेगी, दर्शन। जल्दबाजी मत करो। सक्सेस मिलेगी, देर से मिलेगी, जल्दबाजी मत करो। अब देर से मिलेगी मतलब कितना देर से मिलेगी? जब तक कि शनि, जब तक कि शनि एक बार पूरा कुंडली में घूम नहीं जाते, पूरा कुंडली में एक बार घूमने में 30 साल लगेंगे शनि को। तो 30 और आप मिला लो आधा, और 45, 45 साल की एज के बाद इसको क्या मिलती है? सक्सेस मिलती है, प्रॉस्पेरिटी मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है। 45 की एज के बाद जुपिटर सैटर्न है तो। ठीक है, जुपिटर सैटर्न हो गया। जुपिटर केतु के बारे में तो बहुत सारी बातें कर सकते हैं हम। जैसे जुपिटर राहु रहता है ना, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको हम चंडाल दोष बोलते हैं। चंडाल दोष के बारे में हम बात कर चुके हैं पहले एक क्लास में, दोष के बारे में, है ना। इसको पॉजिटिवली हम कैसे लेंगे और इसको बैलेंस कैसे करेंगे। जुपिटर मार्स अच्छा कॉम्बिनेशन है। जुपिटर अगर, हाँ, जैसे गुरु और चंद्र, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं, गजकेसरी योग। गुरु और हम्म, चंद्रमा की तो गजकेसरी योग को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या बचा है? जुपिटर मरकरी। हाँ, ये गलत। अब देखो ना, जुपिटर और मरकरी ना, ये ना अलग अलग बहुत नेचर है दोनों का, ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। देखो कैसे अच्छा नहीं है। बुध को तो हम क्या कहते हैं? बुध तो ना मीडिएटर है, वो तो जिस प्लैनेट के साथ रहेगा, जैसा जिस राशि में होगा उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करने लग जाता है। अब देखो, जुपिटर और मरकरी ना, इनके ना गुण मिलते नहीं है एक दूसरे से, ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है। पहली बात तो जो बुध है, वो तो बच्चा है। बुध को अपन क्या बोलते हैं? बच्चा। सबसे हम बोलेंगे जवान ग्रह कौन सा है सभी में, तो हम क्या कहेंगे? मरकरी ही तो है, बुध। और जुपिटर कैसे हैं? वो तो मेच्योर है, बड़े हैं। तो एक छोटे से बच्चे का इतने बड़े ज्ञानी के साथ में अगर कॉम्बिनेशन बिठा दें, यानी किसी बहुत बड़े संत महापुरुष जो बहुत ही सीरियस है, सिंसियर है, उसको, और एक छोटे से बच्चे को जो शरारती है बहुत, एक ही घर में बिठा दें, तो बताओ क्या होगा? बेचारा वो संत परेशान हो जाएगा। जुपिटर क्या होता है? डिस्टर्ब हो जाता है मरकरी से। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जुपिटर हम क्या कहते हैं कि ये तो टीचर है, कोई शिक्षक है ना, ज्ञानी पुरुष है। और मरकरी क्या करता है? मरकरी ना आपकी बुद्धि है, आपका ना वो है, लॉजिक है। तो मरकरी बात करता है लॉजिक की। अब जब कोई आपको कुछ समझा रहा हो और बीच में आप लॉजिक को लेके आ जाओ कि इसके पीछे का मेरे को लॉजिक बताओ, उसके पीछे का मेरे को लॉजिक बताओ, तो वो टीचर क्या बोलेगा कि मैंने 30 साल 40 साल लगे मुझे इस ज्ञान को अर्जित करने में, और अब तुम मुझसे इसके पीछे का अगर लॉजिक पूछोगे तो तुम्हें भी 30 या 40 साल लगेंगे इसको समझने में, उतना। तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा उस चीज से। तो क्या है, जुपिटर ना मरकरी से डिस्टर्ब हो जाता है, इन दोनों का मेल नहीं बैठता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन बैठता नहीं ठीक से। और कुछ बचा? सर सन, बुध। मून, मार्स, राहु, केतु। हाँ, हो हम्म। गया।
जैसे और जुपिटर केतु है सन ना, तो जुपिटर सन। एक और चीज है, केतु ना दवाइयों का, मेडिकल का, इसका भी कारक होता है। तो जैसे हम्म। जुपिटर केतु वाला कोई पर्सन है, तो जुपिटर केतु वाला पर्सन है, और तो ये ना, ये मेडिकल फील्ड में, दवाई फील्ड में, हॉस्पिटल फील्ड जो होती है, ठीक है, इसमें अच्छा कर सकता है। इसको ना नॉलेज होता है, इसने भले ही पढ़ाई करी हो या नहीं करी हो मेडिकल की, लेकिन इसको दवाइयों का नॉलेज होता है। इससे पूछ लो यार मेरे को ये चीज हो रही है, मैं ये ले लूं क्या, वो बता देगा तुम ये ले लो, वो ले लो, उससे व्यक्ति ठीक हो जाएगा। अब जैसे किसी के थर्ड हाउस में जुपिटर है ना, जुपिटर केतु का कॉम्बिनेशन है मान लो, थर्ड हाउस में हम्म। जुपिटर केतु का कॉम्बिनेशन है। और थर्ड हाउस ना कम्युनिकेशन का भी है एक तो, लेकिन थर्ड हाउस हमारा फिजिकल बॉडी में देखे तो हाथ भी है, हैंड्स, हाथ, थर्ड हाउस से हम्म। देखते हैं हम। अब इस व्यक्ति के हाथ से अगर किसी ने दवाई ले ली, या इस व्यक्ति ने अपने हाथ से किसी को दवाई दे दी, तो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। जुपिटर केतु, केतु जुपिटर का कॉम्बिनेशन क्या है, एक डिवाइन ब्लेसिंग है, एक डिवाइन ब्लेसिंग की तरह काम करता है। तो व्यक्ति कैसे ठीक हो जाएगा उसको पता ही नहीं चलेगा, इसका बस हाथ लगा ठीक हो गया। जुपिटर केतु, जुपिटर केतु मान लो कॉम्बिनेशन सेकंड हाउस में आ गया। सेकंड हाउस किसका है, वाणी का, जो आप बोलते हो। अब इसने मुंह से कुछ बोल दिया ना, वो चीज सही हो जाएगी, डिवाइन ब्लेसिंग है। तो इसकी वाणी में क्या आ गई, डिवाइन ब्लेसिंग आ गई, जो बोल देगा सही हो जाएगा। इसलिए बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए इस व्यक्ति को, किसी के भी बारे में। जुपिटर केतु का कॉम्बिनेशन फोर्थ हाउस में आ गया। फोर्थ हाउस में आके क्या किया, फोर्थ हाउस में आके, फोर्थ हाउस आपके ना मनस का है, मनस कहते हैं उसको, आप जो शांति होती है ना, आपको मन की शांति, मन का सुख। तो इसके हृदय में, आपका हार्ट भी फोर्थ हाउस से देखते हैं, तो इसका जो हृदय होता है ना, इसके हृदय में करुणा बहुत होती है, दयालु बहुत ज्यादा होता है, और जो बात दिल से सोचता है ना, वो सही रहती है। इंट्यूशन फोर्थ हाउस में आ गया, इंट्यूशन फोर्थ हाउस में आ गया। और फिफ्थ हाउस में जुपिटर केतु का कॉम्बिनेशन आ गया, इसका मतलब क्या, फिर तो बुद्धि में ही आ गई ये सारी चीजें, उसके इंटेलिजेंस में ही ये सारी चीजें आ गई। पंचम भाव तो पूर्व पुण्य भाव का भी है, पूर्व पुण्य भाव का भी भाव यही है, पंचम भाव ये। इसका क्या अर्थ हुआ कि पूर्व पुण्य भाव किससे जुड़ गए, डिवाइन ब्लेसिंग से जुड़ गए। अब तो इसको किसी और की कृपा की आवश्यकता ही नहीं है, इसके ऊपर तो वैसे ही कृपा है। सही है, ठीक है। इस तरीके से हम उसको क्या करेंगे, रीड करेंगे। एट्थ हाउस में बन गया ना अगर किसी का जुपिटर केतु, तो ये आप क्या कहते हो इसको, एट्थ हाउस में जुपिटर केतु बन गया, इसका मतलब क्या है, व्यक्ति अगर एस्ट्रोलॉजी करता है, क्योंकि एट्थ हाउस से आप क्या देखते हो, एस्ट्रोलॉजी को एट्थ हाउस से देखते हो। व्यक्ति अगर एस्ट्रोलॉजी करता है, तो उसको ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत कम पढ़ाई करेगा और बहुत ज्यादा सीख जाएगा। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो पिछले जन्म में भी उसने स्टडी कर रखी थी, केतु का एट्थ हाउस में रिप्रेजेंट होना बैठना यही बताएगा। तो केतु खुद ही किसका, एस्ट्रोलॉजी का कारक ग्रह है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी को किसी ग्रह से जोड़ के देखोगे, तो कौन से ग्रह से जोड़ के देखोगे, केतु से। फिर ठीक है, एस्ट्रोलॉजी कौन से प्लैनेट से देखते हो, केतु से देखते हो आप। जब तक केतु की ब्लेसिंग आपको नहीं मिलती है, आप एस्ट्रोलॉजी कर ही नहीं सकते, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बिना इंट्यूशन के हो ही नहीं सकती। आपने कितना भी स्टडी किया हो, किसी से भी पढ़ा हो, अगर इंट्यूशन पावर अच्छी नहीं है आपकी, आप प्रिडिक्शन दे ही नहीं पाओगे, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा बोलना क्या है ना। तो केतु की ब्लेसिंग्स बहुत जरूरी है। केतु का लिंक अगर एट्थ हाउस से बन गया, तो मान लीजिए कि आप बहुत अच्छी तरह से एस्ट्रोलॉजी कर सकते हो। भाई भले ही लगन चार्ट में बने या D9 में बने, नवमांशा में बने, अगर लगन में नहीं बन रहा है तो नवमांशा में बने, ठीक है। या जुपिटर से बन जाए केतु का लिंक कहीं, या लग्नेश से बन जाए, ठीक, आप ये बोल सकते हो, ठीक है ना। चलो, तो आज आप अकेले ही हो, आज अपन बस जुपिटर की क्लास करते हैं, आपके कुछ डाउट्स हो तो बता दो। वीनस की क्लास रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, है ना। जुपिटर के लेके आपके अगर से कुछ डाउट्स हो तो बता दो। तो जुपिटर जैसे जुपिटर। गोल्ड है ना, गोल्ड, जो गोल्ड होता है, गोल्ड सोना, जुपिटर से ही देखते हैं उसको, ठीक है।
पीली चीजें जितनी भी है, येलो, जुपिटर का कलर कौन सा है, येलो, उससे ही देखेंगे। येलो। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज तुम समझो अभी, जैसे मैं जो खुद ही समझाना चाह रहा हूँ तुमको, कि आज के कंटेक्स्ट में अगर अपन समझेंगे ना, आजकल के जमाने के अकॉर्डिंग, तो जो व्यक्ति बहुत ज्यादा पूजा पाठ करता है, जैसे अब अगर मान लीजिए आप बहुत ज्यादा पूजा पाठ में इन्वॉल्व हो, तो क्या होगा, आपका जुपिटर एक्टिवेट हो जाएगा, बृहस्पति आपका क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। और हमने बृहस्पति के बारे में आपको क्या बताया, बृहस्पति तो बहुत दयालु है, बृहस्पति तो बहुत ईमानदार है, बृहस्पति को तो पैसे वैसे इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं होता है उसको। उसको तो मोक्ष चाहिए, उसको तो कुछ नहीं चाहिए भाई, उसको बस ज्ञान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये सब चीज फालतू की उनको कुछ नहीं चाहिए। उसको ना तो मैरिज से कोई लेना देना है, रिलेशनशिप से कोई लेना देना है, ना दोस्तों से, ना दुश्मनों से, उससे किसी को, उससे उसका इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं। ठीक है। अब अब आज के जमाने के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, क्योंकि ये कलयुग है, तो किसकी सबसे अधिक प्रधानता है, अगर हम कहें कि अगर हमें बहुत अच्छी लाइफ अगर आज जीनी है आज के जमाने में, ठीक है, तो हमें, अब किसी को अगर बहुत अच्छी लाइफ जीनी है तो उसको अपनी सारी इच्छाएं पूरी करनी है। उसको अच्छा घर भी चाहिए, अच्छी गाड़ी भी चाहिए, गैजेट्स भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, घूमना फिरना भी है। हर चीज में क्या लगता है, पैसा लगता है आजकल। कलयुग की बात कर रहे हैं हम। ये भाई, ये त्रेता युग नहीं है, ये द्वापर युग नहीं है, ये तो कलयुग है। यहाँ हर चीज का क्या लगता है, पैसा लगता है। भगवान श्री राम की कुंडली में जुपिटर कहाँ थे पता है, लगन में थे। भगवान श्री राम की कुंडली में जुपिटर लगन में। अब जुपिटर लगन में तो उसने भगवान श्री राम को कितना ईमानदार बनाया, सत्यवादी बनाया। लेकिन आप क्या देख रहे हो, भगवान श्री राम के जीवन में कितना संघर्ष था उनकी ईमानदारी के चलते। लेकिन वो किस युग की बात थी, वो ना, वो त्रेता युग की बात थी। वहां पे लोग भी उनको फिर उनकी हेल्प के लिए वैसे मिले। सारे संघर्षों को पार करते हुए उन्होंने रावण को हराया। लेकिन फाइनली देखा जाए तो जब सब कुछ राजपाट उनको फिर से मिला, तो पत्नी छूट गई। जुपिटर की सातवीं दृष्टि कहाँ है, सप्तम भाव पे। उनको विवाह का सुख मिला, नहीं मिला। शादी होते से उनको वनवास जाना पड़ा, 14 साल वहां रहे, वापस आए। एलिगेशंस लगे सीता मैया पे, सीता मैया कहाँ चली गई, पाताल में। उनके साथ नहीं रह पाई, विवाह का सुख नहीं मिला। बहुत ईमानदार थे, तो उनके ही घर के व्यक्ति, यानी कैकई ने उनको वनवास दिलवा दिया। तो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि जब जुपिटर किसी व्यक्ति का बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, व्यक्ति ज्ञानी तो हो जाता है, व्यक्ति धर्म से तो जुड़ जाता है बहुत, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग बृहस्पति उस व्यक्ति को सांसारिक चीजों से दूर कर देता है। समझ रहे हो बात को, सांसारिक चीजों से दूर कर देता है। अगर आप सांसारिक चीजों के साथ में रहना चाहते हो, तो फिर आपको बृहस्पति जितना कम एक्टिव हो उतना ही अच्छा है। समझ रहे हैं? भाई बृहस्पति अगर आपका 60 साल की उम्र के बाद एक्टिवेट होता है, तब ठीक है, कि आपको इन सब चीजों से किसी से कोई लेना देना नहीं है। अब तो आपको क्या चाहिए, बस ठीक है, आप भले और आपका भगवान भला और ईश्वर भला। ठीक है कि नहीं। अब जैसे बृहस्पति उच्च का कौन से हाउस में उच्च का होता है, बताओ कौन सी राशि में उच्च का होता है बृहस्पति, फिर याद है कि नहीं। फाइव थ्री, हाँ 9 और 12। नहीं नहीं नहीं, उच्च का कौन सी राशि में होता है, कर्क राशि में है। कर्क राशि, 4 नंबर की राशि में उच्च का होता है ना व्यक्ति, है ना। हम उच्च और नीच की बात कर रहे हैं ना, हर ग्रहों के उच्च और नीच हमने पढ़े थे। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च का होता है। अब बृहस्पति उच्च का कर्क राशि में ही क्यों होता है, कर्क राशि किसकी है, चंद्रमा की, है ना उसका। उसका जो लॉर्ड है कौन है, चंद्रमा है, मून है। तो बृहस्पति मून की राशि में उच्च के क्यों हुए, सूर्य की राशि में क्यों नहीं हुए, मंगल की राशि में क्यों नहीं हुए, किसी और राशि में क्यों नहीं हुए, चौथी राशि में जाके उच्च के क्यों हुए। जब भी आपको ब्लेसिंग की जरूरत पड़ती है, जब भी आपको
किसी सलाह की जरूरत पड़ती है, आप सबसे पहले किसको याद करते हो? माँ को। सबसे पहले किसको याद करते हो? मम्मी को याद करते हो। करते हो। हम्म। तो ये क्या कह रहा है एक्चुअली? अब देखना, किसी की कुंडली का ना जुपिटर कैसे काम कर रहा है उसकी कुंडली में, आपको इजीली समझ में आ जाएगा उसका उसकी मम्मी के साथ में रिलेशन कैसा है। अगर उसका उसकी मम्मी के साथ में रिलेशन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, तो इसका मतलब उसका जुपिटर कैसा है? अच्छा काम कर रहा है। अब देखिए, यहाँ पे दो चीजें हैं देखने के लिए। हो सकता है कि हमें जुपिटर से अच्छा काम लेने में फायदा हो, और ये भी हो सकता है कि हमें जुपिटर से अच्छा काम नहीं लेने में फायदा हो। ये डिपेंड करता है हमारी कुंडली में जुपिटर कैसा है। क्या बात समझ में आ रही है ना? भाई कई लोग हमने ऐसे देखे हैं, और देखे हैं नहीं, देख भी रहे हैं। ठीक है। क्या? कुछ नहीं करते, कोई पूजा पाठ नहीं, कुछ नहीं, कोई मंदिर वंदिर नहीं, कुछ नहीं, बहुत थोड़ा बहुत, बहुत कम, बहुत लिमिटेड फॉर्म में, लेकिन बहुत प्रॉस्पर कर रहे हैं। कर रहे हैं। बहुत प्रॉस्पर कर रहे हैं, सब कुछ है। क्यों है ये सब कुछ? एक ना हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है भाई। मून क्या है? सबकॉन्शियस माइंड भी तो है। मून सबकॉन्शियस माइंड भी तो है हमारा। एक हमारा ना सबकॉन्शियस माइंड होता है। जब हम किसी ऊर्जा से जुड़ जाते हैं ना, तो हमें ना फिर डर लगने लगता है कि अरे यार, मैंने इसको छोड़ दिया तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए, कहीं वैसा नहीं हो जाए, कहीं ये नहीं हो जाए, कहीं वो नहीं हो जाए। व्यक्ति ना बहुत सोचने लगता है। और कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, आपके साथ में जो घटनाएं होती है, वो डिपेंड ही तो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे करती है। तो वो जैसा सोचेगा, वैसे ही मैसेज यूनिवर्स में जाएगा, और वैसी घटनाएं आपके साथ होंगी घटित। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मून तो चलता ही रहता है ऑलवेज। 2.5 दिन में एक राशि क्रॉस कर लेता है। फास्टेस्ट मूविंग प्लानिट हम कहते हैं। मून आपका मन है। वो मन ही तो है जो भटक रहा है। और वो मन ही तो है जो आज जहाँ पे है, वो ही कल को डिसाइड करेगा कि कल क्या होगा आपके साथ। आज मान लीजिए मून आपके 5th हाउस से गोचर कर रहा है, 5th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। अब पांचवा घर किसका है? शिक्षा का है, एजुकेशन का है। जो आप सीख रहे हो, लर्निंग उसका है। अब आज आप जो सीख रहे हो, आज आप जो लर्न कर रहे हो, उसके बेसिस पे आपने जो अपना एक सबकॉन्शियस को फीड कर दिया। अब मुझे बताओ, 2.5 दिन के बाद मून कौन सी राशि में जाएगा? छठे घर में जाएगा आपके। अब 2.5 दिन के बाद मून छठे घर में चला गया। आज आपने जो सीखा था, आज आपने अपने सबकॉन्शियस को जो फीड करके रखा था, छठे घर में मून जाके कैसा होता है? पीड़ित हो जाता है। भाई 6 8 12 में मून पीड़ित होता है कि नहीं? अच्छा होता है क्या? नहीं, दब जाता है। छठा घर शत्रुओं का भी है। छठा घर रोग ऋण, रोग का भी है, ऋण का भी है। लेकिन अगर आज आपने अपने सबकॉन्शियस में कुछ अच्छा फीड किया है, पंचम हाउस से कुछ अच्छा ज्ञान अर्जित किया है, तो मुझे बताओ, कल को अगर आपको कोई बीमारी आ जाएगी, क्यों? क्योंकि छठे घर में चला गया मून। या कोई आपका शत्रु आ जाएगा जिससे आपको परेशानी होगी, तो आप उससे किस तरीके से डील करोगे? अगर जो आपने आज बहुत अच्छी तरीके से कुछ सीख रखा है, और कोई ऐसी लर्निंग ले रखी है कि जिससे आपको ये पता चले कि हाँ नहीं, मुझे 2.5 दिन के बाद में छठे घर में जब चंद्रमा जाएगा तो फिर मेरे को क्या करना है, जब मेरे मन की हालत क्या होगी 2.5 दिन के लिए, मुझे उससे कैसी डील करनी है। तो अब मुझे बताओ, फ्यूचर कौन बना रहा है? आपका सबकॉन्शियस ही तो बना रहा है ना। मान लीजिए आज आपने, जब पंचम हाउस में चंद्रमा था, तब पंचम हाउस से, भाई पंचम हाउस से ना इंजॉयमेंट को भी देखते हैं। बस इंजॉय कर रहे होते, कुछ सीखा नहीं होता, सिर्फ इंजॉय कर रहे होते। सिर्फ इंजॉयमेंट कर रहे होते। क्यों? क्योंकि बहुत बढ़िया सब चल रहा है, अरे यार अच्छा है यार, 5th हाउस में मून है, बहुत बढ़िया है, मन अच्छा है अभी तो, इंजॉयमेंट के फॉर्म में है कि नहीं? अब 2.5 दिन के बाद में जब कल छठे घर में जाता चंद्रमा, और फिर कोई एनिमी आ जाता या कोई बीमारी आ जाती, तो फिर क्या करते? बात समझ में आ गई? आज आपने क्या किया है, तो फिर बाद में क्या होगा? बना तो आप ही रहे। ठीक है ना? तो होता क्या है, हम क्या समझा रहे थे कि जुपिटर जो है ना, हाँ, जुपिटर को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करके रखना भी अच्छा नहीं है। फॉर इन बिटवीन द एज ऑफ, हम कहें कि 25 से लेकर के तो 50 55 60 तक,
क्योंकि इस एज में व्यक्ति को कलयुग में अर्न करना पड़ता है, पैसा कमाना पड़ता है, धनार्जन करना पड़ता है, अपना घर चलाना पड़ता है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि एथिक्स और मोरालिटी को साइड में रख दें। जुपिटर चार्ट में जहां है, आपकी एथिक्स और मोरालिटी डिपेंड करेगी। आपको बेईमानी नहीं करनी, आपको एथिक्स नहीं तोड़ने, आपको मोरालिटी नहीं तोड़नी। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, जुपिटर को बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं करना ये सारी एक्टिविटी करके। क्योंकि इससे क्या होती है, डायनेमिक एक्टिवेशन होती है। आज ही वीडियो बना करके डाला था मैंने डायनेमिक एक्टिवेशन पे, जुपिटर की डायनेमिक एक्टिवेशन, देखना। ठीक है, यूट्यूब पर डाला है मैंने आज। डायनेमिक एक्टिवेशन का मतलब क्या होता है, एक एक्टिवेशन तो तब होती है जब प्लैनेट की दशा अंतर्दशा चल रही होती है। उस टाइम पे तो प्लैनेट ऑलरेडी एक्टिव है। लेकिन जब कुछ इवेंट होते हैं, जैसे शादी ब्याह का इवेंट हुआ, तो जुपिटर की डायनेमिक एक्टिवेशन हो जाती है। शादी विवाह जैसी कोई चीज अगर हुई ना, तो भले ही दशा या अंतर्दशा है या नहीं हो, लेकिन जुपिटर क्या होंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे आपके। गुरु ग्रह, अब क्या होगा, कुंडली में जहां भी गुरु बैठे हुए हैं, उन हाउसेस से रिजल्ट आपको आने लग जाएंगे। इसीलिए बोलते हैं शादी के बाद में लाइफ क्या होगी, चेंज होगी। शादी के बाद में कुछ एकदम से बदलाव आता है दोनों की लाइफ में, मेल और फीमेल दोनों की लाइफ में। वैसे ही जब बच्चा होता है कोई घर में, फिर से क्या हुआ, जुपिटर का एक्टिवेशन हो गया, डायनेमिक एक्टिवेशन हुआ। डायनेमिक एक्टिवेशन इसको बोलते हैं। अब जैसे अगर शादी हुई है ना, तो मेल चार्ट में वीनस का भी डायनेमिक एक्टिवेशन हो जाएगा, और फीमेल चार्ट में मार्स का भी डायनेमिक एक्टिवेशन हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं डायनेमिक एक्टिवेशन, कि किसी एक्टिविटी के होने के बाद वो पर्टिकुलर प्लैनेट क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया आपका। आपने कुछ सीखा, मान लीजिए ना, आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़ गए ना, अगर अगर आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़ गए, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, कौन सा प्लैनेट एक्टिवेट हो गया आपका, बोलो। अभी बताया था। हम्म। केतु। केतु सर। केतु। केतु। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी के लिए प्लैनेट है केतु। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़ गए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, केतु की डायनेमिक एक्टिवेशन हो गई। अब आपके चार्ट में केतु जहां भी बैठा हुआ है, उसके रिजल्ट्स आपको आना स्टार्ट हो जाएंगे, भले ही दशा आई है या नहीं आई है। समझ में आई बात। ठीक है, और कैसी एक्टिवेशन होगी ये मुझे बताओ, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव। पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी केतु का ही डोमेन है, आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हो, तो केतु के पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे आपको, नेगेटिव नहीं आएंगे। इसीलिए कहते हैं कि जब किसी की मान लो केतु की दशा या अंतर्दशा आ गई हो, और उसको कुछ खराब रिजल्ट्स आ रहे हो, ठीक नहीं चल रहा हो, तो उसको ये सजेस्ट कर दो कि भाई एस्ट्रोलॉजी से जुड़ जाओ, ज्योतिष का अध्ययन करो, भले ही तुम्हें समझ में आए या नहीं आए, रोज पढ़ो, रोज वीडियो देखो, रोज पढ़ो, तो तुम्हारी वो जो केतु की दशा चल रही है ना, वो ठीक जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही, इतनी बहुत हाई लेवल तक काम करते हैं, बहुत हाई लेवल तक काम करता है। राहु केतु की क्लास करेंगे तब बहुत मजा आएगा फिर उस टाइम पे, है ना। तो आज अपन ने जुपिटर की क्लास करी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास अपन करेंगे, वीनस की कर लेंगे, वीनस और सैटर्न की एक साथ कर लेंगे। हालांकि मैंने सैटर्न के लिए एक वीडियो देखा, डाला था, वो देखा या नहीं देखा, मैंने ग्रुप में डाला था कि इस वीडियो को देख लेना, नहीं देखा। नहीं सर, सैटर्न का मतलब वो हाथ वीडियो में हाथ। देखो। हाँ, कोई बात नहीं, वो सैटर्न का वो वीडियो देख लेना, सैटर्न समझ में आ जाएगा पूरा। ठीक है, जो मैंने ग्रुप में लिंक भेजा था उसका वो पूरा वीडियो देखना, जैसे मैं अभी तुम्हें समझा रहा हूँ बैठ के, वैसे की वैसी वो सैटर्न वाला वीडियो है, उसमें भी सब कुछ मैंने डिटेलिंग में समझाया है सैटर्न को लेके, कि सैटर्न की क्या होती है वर्किंग। ठीक है। सर तो जुपिटर से लेके एक डाउट था। हेलो। हम्म हम्म। सर जैसे कि मेरा 10th हाउस में जुपिटर है, तो मतलब मुझे क्या नहीं करना चाहिए, मतलब करियर वाइज। नहीं देखो, अब देखो क्योंकि टेंथ ऐसा है, हाउस जैसे में है। टेंथ हाउस में हाँ। जुपिटर है, रेट्रो है या मार्गी है, रेट्रो तो नहीं है, वक्री तो नहीं है, सर ये नहीं उस पे पता। स्टार तो नहीं बना हुआ है। चलो ठीक है, वक्री की क्लास करेंगे, लेकिन देख लेना स्टार तो नहीं बना है उसके ऊपर, चार्ट में ऑनलाइन निकालो तो, है ना, स्टार बना होगा मतलब वो वक्री होगा। अब मान लो अगर वक्री नहीं है, ठीक है,
तो ऐसा नहीं है कि जुपिटर जहां बैठता है तो उन चीजों को लेकर के हमको क्या है, नेगेटिव ही रिजल्ट आते हैं। देखो जुपिटर ना नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है। 10वें घर में बैठ के जुपिटर आपसे ये कह रहा है कि आप कुछ भी काम करो, वहां आपको अपने एथिक्स को लेकर के चलना है। थोड़ा सा भी डामाडोल नहीं होना है। वहां हमें अपना काम ईमानदारी से करना है। आपकी पहले परीक्षा ली जाएगी, पहले आपकी टेस्टिंग ली जाएगी, है ना। जुपिटर ना क्या करता है, जुपिटर ना धीरे धीरे एक्सपांशन है। जैसे राहु ना फास्ट एक्सपांशन है, ह्यूज एक्सपांशन है, फास्ट है। लेकिन जुपिटर स्लो एक्सपांशन है। तो क्या होगा, वर्क प्लेस पे हमें स्ट्रगल देखने को तो मिलेगा। वर्क प्लेस, एक मिनट, हाँ, एक मिनट। वर्क प्लेस ना जैसे हमने कहा था ना, जुपिटर जहां बैठता है वहां अंधेरा है, वहां कुछ हमें दिख नहीं रहा है। तो जुपिटर जहां बैठता है ना वहां हमें कुछ समझ नहीं आता है एक्चुअली। कुछ समझ नहीं आता है। जैसे जहां अंधेरा होता है वहां हमें देख नहीं पाते ना यार कि सही क्या, गलत क्या, कैसा है, कैसा नहीं है। तो इसको इस तरीके से समझो कि 10वें घर में जुपिटर बैठा है, मतलब हम अपने जो कर्म है ना उसको देख नहीं पाएंगे, उसको समझ नहीं पाएंगे। और हमारी जो एक इमेज है ना, पब्लिक इमेज, क्योंकि 10th हाउस से पब्लिक इमेज को भी देखते हैं। पब्लिक इमेज जो हमारी है कि लोग हमें किस प्रकार से देखते हैं। तो क्या है कि हमारी जो एक पब्लिक इमेज है, लोगों के बीच में जो एक इमेज है, वो लोगों को भी क्लियर नहीं रहेगी कि वो कैसी है। लेकिन इससे हमें क्या, मैंने क्या कहा, घबराने की या कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको भगवान श्री राम का एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको अ, हरिश्चंद्र का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो क्या है, 10th हाउस को लेकर के अगर जुपिटर है तो हमें अपने काम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात है कि चाहे कुछ हो जाए, ईमानदारी नहीं छोड़ना है। बात समझ रहे हो, ईमानदारी नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वहां हमें बेईमानी नहीं करनी, नहीं तो हमें फिर बहुत रिजल्ट, खराब रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कौन से खराब रिजल्ट देखने को मिलेंगे, पांचवी दृष्टि कहाँ जा रही है, 2nd हाउस पे, धन संपत्ति। और छठे घर पे जा रही है, बीमारी, ऋण, कर्जा, शत्रु। इनको लेकर के नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। समझ में नहीं था, ठीक है ना। मतलब वहां पे क्या है, हमें थोड़ा सा भी हमारे मन को लालच नहीं आना चाहिए वहां पे, बस। बाकी कुछ भी नहीं, बाकी ऐसे कोई टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, ठीक है। केंद्र स्थान को विष्णु स्थान बोलते हैं, और विष्णु स्थान में स्वयं विष्णु विराजमान है, क्योंकि बृहस्पति क्या है, विष्णु का रूप। हम्म। और जो 1 4 7 10 है, 1 4 7 10, उसको विष्णु स्थान बोलते हैं। तो विष्णु स्थान में बृहस्पति आ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। हर किसी की चार्ट में कहीं ना कहीं तो बैठे होंगे बृहस्पति। ठीक है। इस बार आपने बोला ना एकदम कि वहाँ अंधेरा आ जाता है, तो मुझे लगा फिर करियर से रिलेटेड क्या होगा ऐसा, नहीं, देखो इसलिए। करियर को देखना है, करियर को देखने के लिए सैटर्न को भी देखना पड़ता है। सैटर्न कैसा है, कहाँ बैठा है, 10th लॉर्ड कहाँ है। केवल 10th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट से थोड़ी देखते करियर, ठीक है। 10th लॉर्ड कौन है और सैटर्न कहाँ है, सैटर्न किन प्लैनेट्स को देख रहा है, किन हाउस को देख रहा है, सैटर्न से देखते हैं हम तो अपना प्रोफेशन, ठीक है। 10th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट तो क्या है, 10th हाउस में प्लैनेट जो बैठा है उसका एक रोल पार्ट हमारे प्रोफेशन में आ जाता है। तो जो जुपिटर का रोल पार्ट है, वो जुपिटर क्या है, जुपिटर हमने कहा कि जुपिटर ना गाइडेंस है। जुपिटर धर्म